यू नो व्हाट, जो क्लास 12 में कंप्यूटर नेटवर्क का चैप्टर है ना, बहुत ही इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स में से, और जिसकी वेटेज 10 मार्क्स है। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आप लोगों की जो 10 मार्क्स है यूं समझ के चलिए कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो के साथ साथ इसी चैप्टर के PYQs पे जरूर लगाना अगर आपको अपने 10 मार्क्स पक्के करने हैं तो। दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो अगर मैं आप लोगों के करिकुलम की बात करूं तो आपको सिर्फ इतना सा पढ़ना है आपके सिलेबस में जो गिवन है। नेटवर्किंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क यानी कि पैन, लैन, मैन और वैन। फिर हम नेटवर्क डिवाइसेस देखेंगे कौन कौन सी होती है, नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, फिर इंटरनेट पढ़ेंगे, URL, www, उसकी एप्लीकेशंस, वेबसाइट, वेब पेजेस, वेब ब्राउजर, कुकीज, एडन्स, प्लगइन्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और नोटिफिकेशंस, ताकि सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपके मार्क्स जो है 70 आउट ऑफ 70 जरूर आए। चलिए, सो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। देखो नेटवर्क क्या होता है, आप लोग टेलीफोन नेटवर्क सुने, जो हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे, हम लोग आपस में दो लोग भी एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो दैट मीन्स हम लोग किसी एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कंप्यूटर्स की, तो वहां पर भी एक नेटवर्क क्रिएट होता है। देखो जैसे आप लोगों की सपोज करो ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, फिर ये एक कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो दैट मीन्स इनका आपस में क्या क्रिएट हो गया, एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। अब मैं जब इन दोनों को कनेक्ट करूंगी तो दैट मीन्स किसी ना किसी रीजन से मैंने इसको कनेक्ट किया होगा, राइट। ऐसा तो है नहीं कि बस मेरे मन में आया, मैंने वायर ली और दोनों को कनेक्ट कर दिया, नो। तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट रहता है ना एक नेटवर्किंग का, दैट इज रिसोर्स शेयरिंग। अगर मुझे अपने रिसोर्स को शेयर करना है ना, तो मैं अपना जो है कंप्यूटर्स में क्या क्रिएट कर देती हूँ, नेटवर्किंग। ठीक है, अगर एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट आर कंप्यूटर नेटवर्क या फिर एडवांटेजेस, तो क्या लिखोगे, डेफिनेशन ये है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड मतलब जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। Two computers are said to be interconnected if they are capable of sharing and exchanging information or resources. जो दो कंप्यूटर्स हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसको हमने इसीलिए इंटरकनेक्ट किया ताकि मैं उसमें से अपने रिसोर्सेज को, फाइल्स को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकूं, यानी कि एक्सचेंज कर सकूं एक दूसरे के साथ। द नेटवर्क साइज में वेरी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमने कितने कनेक्ट किए। सो छोटे से छोटा नेटवर्क सिर्फ दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे वही हो जाएगा, राइट। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट यानी कि नोड। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं नेटवर्किंग में सिर्फ कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकती हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो कंप्यूटर है, मैंने एक प्रिंटर भी साथ में नेटवर्किंग में अटैच कर दिया, तो इन सबको हम लोग क्या बोल देते हैं, या तो होस्ट बोलोगे या फिर नोड बोलोगे। ठीक है, अब कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि जो हमने नेटवर्क क्रिएट किया है उसमें क्या क्या हो सकता है, टाइप ऑफ होस्ट में सर्वर हो सकता है, आपका डेस्कटॉप पीसी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, सेलुलर फोन, कुछ भी हो सकता है उस नेटवर्क में, राइट। ये एक टाइप का आपका कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, अब इसमें देखो पैकेट्स क्या होता है, जब भी हमें नेट पर कुछ भी सर्च करना है, ठीक है, हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपका जो डेटा है ना वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है और इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेट्स। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम है, एक कंप्यूटर सिस्टम ये है मेरे पास, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये कुछ इनके बीच में रूट है यानी कि रास्ता है एक दूसरे को जाने का। ठीक है, अब सपोज करो मुझे एक मैसेज को ट्रांसफर करना है, मेरा मैसेज है ABCD, राइट। अब क्या होगा, मैंने इस मैसेज को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, मैंने करा मैसेज को A, B, C और D, इन स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इन स्मॉल पार्ट्स को हम लोग क्या कह देते हैं, पैकेट्स। क्या कहोगे, पैकेट्स। ठीक है, एक रूट लेट सपोज मैं ये वाला भी क्रिएट कर देती हूँ, आपके चॉइस है कितने भी इसमें रूट हो सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट सपोज कि जो मेरा पैकेट A है उसने ये रूट फॉलो करा, ये सेंडर है और ये डेस्टिनेशन है, यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आके फिर यहाँ पर पैकेट A पहुंच गया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पैकेट आया B, उसने ये रूट फॉलो करा तो वो यहाँ पर पहुंच गया हमारा पैकेट B। उसके बाद थर्ड पैकेट आया, दैट इज पैकेट C,
उसने हमारा लेट सपोज ये वाला रूट फॉलो करा, तो वो यहाँ पर पहुंच गया पैकेट सी। लास्ट में हमारे पास आया पैकेट डी, उसने लेट सपोज ये डायरेक्ट यही वाला रूट फॉलो कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है कि जिस सीक्वेंस में मैंने पैकेट्स भेजे, यानी कि ए बी सी डी जो मेरा मैसेज था, वो यहाँ पर उस सीक्वेंस में रिसीव ना हो, वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पहुंच गया, आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर। तो डेस्टिनेशन सिस्टम पर ये पैकेट्स आकर के रीअसेंबल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, रीअसेंबल। तो ये सारा काम इतनी फटाफट से होता है ना कि चुटकी बजाते विद इन सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स ये काम हो जाता है कि आपको पता भी नहीं लगता कि आपने जो डेटा सेंड करना है कब वो पैकेट्स के फॉर्म में, मीन्स कब वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, कब वो पैकेट से डिफरेंट रूट को फॉलो किया, कब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचे, कब वो रीअसेंबल भी हो गए। तो ये सारा काम बहुत फटाफट से होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैकेट्स, पैकेट्स के थ्रू इसमें काम होता है, ठीक है। नाउ सी द डेफिनेशन। For communication, data in a network is divided into smaller chunks. Chunks means smaller parts में divide होते हैं. These are called your packets. These packets are then carried over a network. Different route follow करके जाते हैं. Devices in a network can be connected through either wired और फिर wireless media. जो मैंने एक दूसरे से कनेक्ट किए थे ना, वो या तो wired कनेक्शन हो सकता है या फिर वो वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। अब देखो मैंने आपको प्रैक्टिकल एक माइंड में पिक्चर बता देना, तो आपके माइंड में फिट रहेगी कि हाँ भाई पैकेट्स में क्या लिखना है हमने, ठीक है। नोड क्या होता है, ईच डिवाइस दैट इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क का जो भी पार्ट है, डिवाइस यानी कि आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी पार्ट है वो आपका क्या होता है, एक नोड। दैट कैन, वो आपका डेटा रिसीव करेगा, स्टोर करेगा, सेंड करेगा डिफरेंट रूट को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका नेटवर्क डिवाइस भी हो सकता है, लाइक मॉडेम, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, रिपीटर, गेटवे, प्रिंटर भी आपका नोड हो सकता है, ठीक है। कोई भी चीज हो सकती है। अब देखो एडवांटेजेस समझाने से पहले ना अगेन हम एक चार्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल का ना ये एक रिसेप्शन एरिया है, ठीक है। इस रिसेप्शन एरिया पर आपके स्कूल में दो मैम्स बैठी हैं यहाँ पर, ये मैम 1 और ये मैम 2, ठीक है। इन दोनों ने काम करना है, बट इनका ना, इनके पास जो प्रिंटर है वो एक ही है। तो ये कैसे काम कर रही हैं, इन्होंने प्रिंट कमांड दी, अपना प्रिंटर की वायर निकाली, अपने सीपीयू में लगा दी, काम किया। फिर इनको चाहिए, इन्होंने वो वायर निकाली, अपने सिस्टम पर लगाई, काम चला, प्रिंट कमांड दे दी, ठीक है। ऐसा काफी दिन तक चलता रहा। फिर बाद में क्या हुआ कि इन्होंने देखा तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बार बार वायर निकालनी पड़ रही है, लगानी पड़ रही है, तो क्यों ना कुछ एक ऐसा ऑप्शन ढूंढा जाए कि बस ये प्रिंटर यहीं एक ही पड़ा रहे और हमारा काम हो जाए, हम अपने सिस्टम से कमांड दे दे, दूसरा प्रिंटर भी ना खरीदना पड़े, ठीक है। सो आईटी वाली मैम ने इनको ऑप्शन दिया नेटवर्किंग का, कि आप लोग क्या कर लो, एक नेटवर्किंग क्रिएट कर लो, ये तीनों चीजें आपस में कनेक्ट कर लो, तो आपका ये जो रिसोर्स है ना, दैट मीन्स योर प्रिंटर, ये आप लोग शेयर कर सकते हो, फाइल्स भी शेयर कर सकते हो। इन्होंने कहा बहुत बढ़िया है। अब इनको एडवांटेजेस बता देते हैं हम लोग, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर मेरे पास एडवांटेजेस क्या है इसकी। फर्स्ट वन तो है मेरे पास रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। सेकंड आ जाता है रिलायबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, एंड द लास्ट वन इज द कम्युनिकेशन मीडियम। तो फर्स्ट देखो मैंने आपको बताया रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स में मैंने क्या बताया आपको, जो मैंने एग्जांपल दिया दैट इज प्रिंटर, कि हम लोग अपना कोई भी रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। इट मीन्स टू मेक ऑल द प्रोग्राम्स, डेटा एंड पेरिफेरल्स, पेरिफेरल मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अवेलेबल टू एनीवन ऑन द नेटवर्क, कि उस नेटवर्क पर जो भी है वो रिसोर्स आपको सभी के लिए अवेलेबल रहेंगे। अगर मैं बात करूं आपके कंप्यूटर लैब के ऊपर 20 कंप्यूटर्स हैं लैब में आदत है ना बोलने की ऊपर कंप्यूटर लैब हो सकता है आपके स्कूल में नीचे हो, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर हो, तो कंप्यूटर लैब में हो सकता है कि 20 पीसी से रखे, ठीक है, एक ही प्रिंटर है। तो मैंने अगर एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया ना, तो फिर उससे क्या होगा आप लोगों का, कि वो जो 20 कंप्यूटर्स है वो एक ही प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे प्रिंट कमांड दे सकती, चाहे मेरा प्रिंटर कहीं पर भी रखा हो, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल लोकेशन, चाहे वो कहीं पर भी कितनी दूर हो, बस अगर एक नेटवर्क क्रिएट हो गया ना, तो मैं उसको रिसोर्स को शेयर कर सकती हूँ। नेक्स्ट एडवांटेज आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है बेटा ट्रस्टवर्दी, जिस पर आप लोग ट्रस्ट कर सको, विश्वास कर सको, ठीक है। अब उसमें क्या, नेटवर्किंग में ये सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जो मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है उसका मैं बैकअप ले लूंगी बाकी सिस्टम्स पर भी, कि इन केस अगर ये सिस्टम करप्ट हो जाता है, विंडो करप्ट हो जाती है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो मेरे जो बैकअप कॉपी है ना वो बाकी सिस्टम पर है, वहां पर मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ।
तो रिलायबिलिटी मीन्स टू कीप द कॉपी ऑफ अ फाइल ऑन 2 और मोर डिफरेंट मशीन्स पे आप लोग रख दो. सो इफ वन ऑफ देम इज अनअवेलेबल, अगर आपको एक जगह से वो फाइल नहीं भी मिल रही है, देन इट्स अदर कॉपी कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट है कोस्ट फैक्टर. अब देखो यहाँ पर कोस्ट रिड्यूस हो गई. क्यों रिड्यूस हो गई? रिसेप्शन पर 2 पीसी थे, दोनों को 2 प्रिंटर नहीं लेने पड़े, एक प्रिंटर से काम चल गया. लैब में 20 पीसेस है, एक प्रिंटर से काम चल गया, 20 सेपरेट प्रिंटर्स नहीं लेने पड़े. राइट, तो ये आपका जो है कॉस्ट इससे क्या होगी? रिड्यूस हो गई, बिकॉज मैं यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकती हूँ. लास्ट एडवांटेज इसमें मेरे पास आता है कम्युनिकेशन मीडियम. इट मीन्स कि वन कैन सेंड मैसेज, कि आपने जो भी मैसेज सेंड करना है, चाहे वो कहीं पर भी, आप उसको किसी ना किसी मीडियम के थ्रू कर सकते हो, वो इमीडिएटली उसको क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा. राइट, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें मेरे पास आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क. सो वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क. पैन दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. इससे बड़ी रेंज पर आता है लैन दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क. फिर आता है मैन दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. एंड एट लास्ट मेरे पास आता है वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है, अब सबसे पहले हम समझेंगे पैन क्या होता है. दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. ये सबसे स्मॉल रेंज पर काम करता है. जितने चारों नेटवर्क्स हैं, जो सबसे ज्यादा स्मॉल रेंज होती है मेरे पास, वो इसी की होती है. राइट, पर्सनल एरिया नेटवर्क की. लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे को अपने फोन से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करना, तो मैं डेटा केबल के थ्रू कर सकती हूँ, ब्लूटूथ के थ्रू कर सकती हूँ, वायरलेसली कर सकती हूँ, आपकी चॉइस है. 2 फोन में डेटा ट्रांसफर करा रही हूँ, 2 लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करा रही हूँ, ये आपका पैन है, बहुत स्मॉल रेंज होती है. A personal area network is a computer network organized around an individual person. It generally covers a range of less than 10 meters. ठीक है, इसकी जो रेंज होगी दैट इज लेस देन 10 मीटर्स. और इसमें आप केबल के थ्रू भी कनेक्शन कर सकते हो, या फिर वायरलेसली भी, वाईफाई के थ्रू हो गया, या फिर डेटा केबल के थ्रू हो गया, ब्लूटूथ के थ्रू हो गया. राइट, तो ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट मेरे पास आता है दैट इज लैन. लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क. इसकी जो रेंज है वो पैन से ज्यादा होगी और मैन से कम होगी. ठीक है, ये जनरली होते हैं स्मॉल बिल्डिंग तक कन्फाइंड रहते हैं, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, बट पैन से ज्यादा होता है. पैन तो आपका सिर्फ ये 10 मीटर तक की रेंज के लिए हो गया. ठीक है, और आपका जो लैन है अप टू 5 किलोमीटर की रेंज हो सकती है. ठीक है, अब रेंज के लिए कमेंट मत करना कि मैम हमने नेट पर देखा तो ये रेंज गिवन थी, बुक में देखा तो ये रेंज गिवन है. मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी की रेंज लिख रखी है. आपको थोड़ा बहुत फर्क देखो कहीं ना कहीं दिख जाता है. ठीक है, रेंज का, कि आपको हो सकता है कहीं पर इतने मिले, कहीं पर इतने मिले, तो इट्स ओके. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर है तो आपको कहीं पर 5000 किलोमीटर दिख रहा है, वो चीज नहीं होगी. राइट, ऑन एन एवरेज इतना ही रहता है. तो अगर आपके जैसे स्कूल में कंप्यूटर लैब है, किसी ऑफिस में कोई बिल्डिंग है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन एमएनसी की बात करूं, वहां पर ऐसी कोई बिल्डिंग है, वहां पर हम लोग कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क. So it is a network that is confined to relatively small area, limited to geographic area, like आपका स्कूल की लैब हो गई, ऑफिस की बिल्डिंग हो गई, कंपनी की बिल्डिंग हो गई, इस तरीके से. The hardware as well as software resources are shared through LAN. LAN के थ्रू आप लोग हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हो. हार्डवेयर मैंने आपको बोला, प्रिंटर का एग्जांपल ले लो. सॉफ्टवेयर भी आप लोग शेयर कर सकते हो. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब भी हम एक नेटवर्क बनाते हैं ना, तो एक पावरफुल कंप्यूटर मेरे पास होता है. अब पावरफुल कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि दिखने में मोटा तगड़ा, नो, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो अच्छी होंगी, फास्ट होगी, प्रोसेसर बढ़िया, जनरेशन बढ़िया, स्पीड बढ़िया, सब कुछ मीन्स फास्ट होगा उसका. ठीक है, तो वन कंप्यूटर जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा है, प्रोसेसर अच्छा है, और उसका जो जनरेशन है वो अच्छी है, एंड स्पीड अच्छी है, कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, सारी चीजें फास्ट है, उसको मैं एक सर्वर बना दूंगी. राइट, उसको मैं क्या करूंगी, अपना एक सर्वर बना दूंगी. उसको हम लोग बोलते हैं फाइल सर्वर, आप कह सकते हैं. ठीक है, इन LAN वन कंप्यूटर इज डेजिग्नेटेड एज अ फाइल सर्वर. एक को मैंने सर्वर बना दिया, विच स्टोर्स ऑल द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी शेयर बाय कंप्यूटर्स अटैच टू द नेटवर्क. कि यहाँ पर जो जो सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल करने में, यहाँ पर इंस्टॉल करा दूंगी, अपना स्टोर करा लूंगी, फिर जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स हो सबको वो शेयर कर लेंगे. ठीक है, एंड कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द सर्वर आर कॉल्ड वर्क स्टेशन. जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है ना एक नेटवर्क से, वो आपको, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन. राइट, और इसमें आपकी जो कनेक्टिविटी के लिए यूज होती है, वायर्स के थ्रू करना चाहो, इथरनेट केबल यूज हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज हो सकता है, वाईफाई के थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. और इसके बाद डेटा ट्रांसफर देख लो आप, इसमें ज्यादा रहते हैं.
10 Mbps से लेकर के 1000 Mbps तक की स्पीड इसमें आती है। नेक्स्ट मेरे पास आता है यहाँ पर मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, स्पेलिंग देख लो मेट्रोपॉलिटन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये मेट्रो सिटीज होता है ना, तो इससे ध्यान रखना, इसकी जो रेंज है ना विद इन अ सिटी आप लोग इसको कह सकते हो। मैन इज द नेटवर्क्स कवर अ ग्रुप ऑफ नियर बाय कॉर्पोरेट ऑफिसेज हो गए और अ सिटी एंड माइट बी अदर प्राइवेट और पब्लिक। विद इन अ सिटी अगर मुझे कोई नेटवर्क क्रिएट करना है ना, तो आपका कौन सा होगा, मैन होगा। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं उसकी जो नेट रेंज है दैट इज अप्रॉक्स 30 to 40 किलोमीटर होगी। और जो डेटा ट्रांसफर रेट है ऑल्सो इन एमबीपीएस बट इज कंसिडरेबली लेस एज कम्पेयर टू लैंड। तो कोई डिस्टेंस बढ़ गया ना यहाँ पर, तो डेटा ट्रांसफर रेट जो वहां पर यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, डिफरेंट लैन यानी कि नेटवर्क्स को कंबाइन करके विद इन अ सिटी आप मैन एक क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया वैन। ठीक है, वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, जो आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड है। इंटरनेट जो है इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है वैन का, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे कंप्यूटर्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें आपका जो मीडियम यूज होगा ना कनेक्टिविटी के लिए, देखो वाइड मीडिया तो मैं यूज नहीं करूंगी ना अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर मुझे कोई कनेक्शन चाहिए एक देश से लेकर के दूसरे कंट्री तक, तो वायर नहीं जाएगी, तो सैटेलाइट वगैरह जनरली इसमें मेनली यूज होता है कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया लैन वन। सपोज एक नेटवर्क इंडिया में है, दूसरा नेटवर्क मेरा फ्रांस में है, फिर मैं इंटरनेट के थ्रू इसको क्या कर रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ, राइट। अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पर पैन होगा, फिर लैन, फिर मैन, और टॉप पर आपका सबसे ज्यादा रेंज किसकी होगी, वैन की। ठीक है, डिफरेंस भी आ सकता है इसमें, डिफरेंस देख लो। जो आपका लैन है फुल फॉर्म तो लिखिए लोगे, लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क, इट इज स्प्रेड ओवर स्मॉल एरिया। इसका जो लार्ज एरिया होता है, इसको सेटअप करने की कॉस्ट ऑब्वियसली एक बिल्डिंग है तो कम होगी, इसको सेटअप करने की कॉस्ट ज्यादा है। ये एक सिंगल नेटवर्क होता है, ये आपका क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है, राइट। उसके बाद देखो आपका किसी में भी डिफरेंस आ सकता है, लैन और मैन में आ सकता है, वैन और मैन में आ सकता है, लैन और वैन में आ सकता है, किसी में भी आपका डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें मेरे पास आता है नेटवर्क डिवाइसेस। अब देखो नेटवर्क डिवाइसेस कह सकते हो, या फिर आप नेटवर्किंग हार्डवेयर कह सकते हो, नेटवर्क इक्विपमेंट कह सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, सो नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं कि जो एक नेटवर्क मैंने बनाया, ठीक है, उस नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। वो किसकी हेल्प से करते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस की हेल्प से। ठीक है, हम लोगों को नेटवर्क, हम लोग बोल करके नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, आपस में अपनी बात बता सकते हैं। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर मशीन्स हैं वो जब हम नेटवर्क में क्रिएट कर देते हैं तो उनको कम्युनिकेट और इंटरेक्ट कराने के लिए मुझे नेटवर्क डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली वी आर हैविंग 6 नेटवर्क डिवाइसेस जो हम वन बाय वन कवर अप करेंगे, दैट इज मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर एंड गेटवे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1, दैट इज मॉडेम। अब देखो मॉडेम की फुल फॉर्म आ जाती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का मतलब क्या है, देखो ये जो मॉडेम है ना ये कन्वर्ट करेगा एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में, राइट। अब ये कैसे पता लगेगा एनालॉग से डिजिटल कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, डिजिटल से एनालॉग कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, ये भी पूछ सकते हैं। तो देखो ये एक स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये मेरे पास फर्स्ट कंप्यूटर है, ये सेकंड कंप्यूटर है। ठीक है, इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है और मॉडेम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो कि जो हमारा कंप्यूटर वो 0-1 की लैंग्वेज समझता है, 0-1-0-1, इसके अलावा तो कुछ नहीं समझता। सेम ये भी 0-1-0-1 समझेगा। ठीक है, तो ये जो 0-1 वाले हो गए ना, ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है दिस इज 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ पर मैं लंबी लाइन ले लूं, ये 2 0 हो गए, 1, इस तरीके से डिजिटल सिग्नल होते हैं, लाइक 0 फिर 1 0 1 0 0 1 0, इस तरीके से। ठीक है, सो ये हमारा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल समझता है, ये मॉडेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है ना डिजिटल टू एनालॉग का, यहाँ कन्वर्जन हो रहा है डिजिटल टू एनालॉग का, और यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है एनालॉग टू डिजिटल का, क्योंकि यहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स जनरेट हुए। अब ये कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल समझता है तो वापस से एनालॉग से किस में कन्वर्ट होगा, डिजिटल में। तो सेंडर्स एंड पर तो यहाँ पर आपका मॉड्यूलेटर यूज हो रहा है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है ना, सो यहाँ पर मॉड्यूलेटर यूज हो रहा है, मॉड्यूलेटर सेंडर साइड पर यूज हो रहा है, और ये क्या काम कर रहा है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, सो यही अगर हम डेफिनेशन में देखें, द मॉडेम एट द सेंडर्स एंड एक्ट्स एज अ मॉड्यूलेटर होगा, दैट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये एनालॉग में। ठीक है,
अगर मैं दूसरी साइड देखूं, ये आपका रिसीविंग एंड है, यहाँ पर आपका डीमॉड्यूलेटर यूज हो गया। डीमॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मेरा डिजिटल सिग्नल में, राइट। सो यहाँ पर जब मॉडेम एट रिसीवर एंड एक्ट्स एज अ डीमॉड्यूलेटर, ये कन्वर्ट कर रहा है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, राइट। मॉडेम क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है हब। अब देखो हब क्या होता है, इस टाइप से कुछ दिखता है, ठीक है। मल्टीपोर्ट डिवाइसेस में काफी सारे डिवाइसेस आप लोग को कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपोर्ट, ठीक है। An Ethernet hub is a network device used to connect different devices through wires. वायर के थ्रू आप यहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेस इसमें प्लग इन करके आप कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो हब, एक चीज होती है हब और एक होता है स्विच। एक हमारे पास होता है हब और एक हमारे पास होता है स्विच, ठीक है। हब को हम लोग ना डंप डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। हब को हम लोग क्या कहते हैं, डंप डिवाइस, और स्विच को हम लोग कहते हैं स्मार्ट डिवाइस। ऐसे से स्विच, ऐसे से स्मार्ट, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। हब को डंप डिवाइस क्यों कहते हैं, देखो ये पता है क्या करते हैं, सपोज इसने ना ये डेटा, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसने डाटा इसको भेजना है, तो इसको सिर्फ इसको ना भेज करके ये इधर भी भेज देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का फ्रेंड्स का ग्रुप है, 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है। मैंने बोला कि ये वाली बात तुम सिर्फ इसको बताना, और उसने वो बात, मैंने उसको बात उसको ना बता करके सबको बता दी, तो ये क्या हो गया, डंप डिवाइस हो गया हब, कि वो क्या कर रहा है, एक की बजाय सभी को डेटा दे रहा है। ये स्विच क्या होता है, स्मार्ट डिवाइस होता है। ये क्या करेगा, सिर्फ जो इंटेंडेड रिसीवर है ना, जिसको डेटा भेजना है, सिर्फ उसी को भेजेगा, सबको नहीं भेजेगा, राइट। डेटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइन्स आर सेंट आउट ऑन ऑल द अदर्स। जिसके लिए भी डेटा होगा वो सभी को भेज देगा, कि अपने आप देख लो, जिसका है ले लो। The limitation of hub is that if data from 2 devices come at the same time, तो they will collide, ठीक है। अगर डेटा सेम टाइम पर आ गया, मेरे पास 2 डिवाइसेस है, तो उनका आपस में कोलिजन हो जाता है। 2 टाइप्स के हब होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब, ठीक है। देखो पैसिव हब तो जो अभी तक हमने पढ़ा कि इट अलाउज द सिग्नल्स टू पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट एनी चेंज। जैसा सिग्नल आया वैसे का वैसा भेज दिया, कोई चेंज नहीं करा, ये पैसिव हब था। एक्टिव हब क्या करेगा, रिपीटर आगे हम पढ़ेंगे कि अगर आपके सिग्नल्स को वीक हो जाते हैं ना, तो उसको ये एम्पलीफाई यानी कि रीजनरेट करते हैं मेरे सिग्नल्स को, सो दैट डेटा लॉस ना हो। तो ये काम कौन करेगा, एक्टिव हब। ये कैसे ध्यान रखोगे, ए से एक्टिव और ए से एम्पलीफाई, ठीक है। सो एक्टिव हब क्या करेगा, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा, रीजनरेट करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, सो दैट जो मेरे पास जो डेटा है विदाउट एनी लॉस वहां पर पहुंच जाए। तो इट एम्पलीफाइज द सिग्नल एज इट मूव्स फ्रॉम वन कंप्यूटिंग डिवाइस टू अनदर। These are like repeaters की तरह होते हैं to extend the length of a network. अब इज अ मल्टीपोर्ट रिपीटर, इसीलिए इसको मल्टीपोर्ट रिपीटर भी कहा जाता है। मल्टीपोर्ट बताया था मैंने कि एक ही इसमें काफी सारे पोर्ट एंड डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। विच ब्रॉडकास्ट ऑल इन्फॉर्मेशन टू ऑल अदर पोर्ट्स, कि वो सब उस पोर्ट पर जितने भी है सभी को इन्फॉर्मेशन भेज देगा। Hence it is called as नॉन इंटेलिजेंट और डम्प डिवाइस, इसीलिए इसको नॉन इंटेलिजेंट या फिर डम्प डिवाइस कहा गया, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो सब ट्रैफिक जा रहा है एक दूसरे की तरफ, बिना अननेसेसरी ट्रैफिक जा रहा है, तो काफी ज्यादा जो कोलिजन होने के चांसेस भी रहते हैं। और ये क्या करेगा, एक टाइम पर ना एक ही काम कर सकता है, या तो डेटा को सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है, दोनों चीजें एक ही टाइम पर नहीं कर सकता। नेक्स्ट आते हैं स्विच। स्विच हमारे पास स्मार्ट डिवाइस है, ठीक है। ये क्या करेगा, अ नेटवर्क स्विच इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगा, जैसे आपका हब करते हैं। तो जब भी डेटा आएगा ना, स्विच क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस को, कि ये किसके लिए है। आईपी एड्रेस होता है एक सिस्टम का, तो डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा फ्रॉम द डेटा पैकेट, और वो टेबल, ये ना टेबल मेंटेन करके रखते हैं कि कौन से कंप्यूटर का कौन सा आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो ये देखेगा कहाँ पर मुझे डेटा सेंड करना है, तो ये सिर्फ उसी को डेटा सेंड करेगा जिसके लिए वो डेटा एक्चुअली में होगा, बाकी सभी को ये डेटा सेंड नहीं करेगा। और इट कैन फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट्स एट सेम टाइम, ये एक ही टाइम पर ना डेटा रिसीव और सेंड दोनों काम कर सकते हैं। हब क्या कर सकता था, या तो डेटा सेंड करेगा या रिसीव करेगा, दोनों काम एक टाइम पर नहीं कर सकता। स्विच मेरा ये काम एक टाइम पर कर सकता है, ठीक है। और स्विच हैज सेम जॉब एज दैट ऑफ हब की तरह काम करता है। इट कैन आइडेंटिफाई द इंटेंडेड डेस्टिनेशन, पता होता है किसको कि मुझे कहाँ पर डेटा सेंड करना है, और फिर उसी टारगेट कंप्यूटर को ये सेंड करता है, तो कोई अननेसेसरी ट्रैफिक मेरे पास जनरेट नहीं होता। नेक्स्ट आता है मेरे पास रिपीटर। रिपीटर देखो क्या होता है कि जब मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पर डेटा को ट्रांसफर करना है, सपोज यहाँ से यहाँ तक डेटा ट्रांसफर करना है, इसकी रेंज है ज्यादा, तो जब मुझे ज्यादा रेंज पर डेटा ट्रांसफर करना है ना, तो आपका जो सिग्नल्स है ना वीक होने लगते हैं, डेटा लॉस हो जाता है उससे।
तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, अपने सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, अपने सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग रिपीटर्स लगा देते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज इसकी जो रेंज रहती है बिटवीन 70 to 100 मीटर आप लिख सकते हो। इस रेंज में अगर आपका डेटा है, मींस डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मैं बीच में रिपीटर लगा दूंगी, ठीक है। सो आपके सिग्नल्स जो है वो रीजनरेट हो जाएंगे, एम्पलीफाई हो जाएंगे। डेटा आर कैरिड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ओवर द केबल, में सिग्नल्स के थ्रू आपका डेटा जाता है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस तक। सिग्नल्स लूज देयर स्ट्रेंथ बियॉन्ड दिस लिमिट, यानी कि 100 मीटर या 70 मीटर तक पहुंचते पहुंचते जो सिग्नल्स अपनी स्ट्रेंथ को लूज करने लगते हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो ओरिजिनल सिग्नल्स को मुझे रीजनरेट करना पड़ता है, ठीक है। सो अ रिपीटर इज एन एनालॉग डिवाइस दैट वर्क्स विद सिग्नल्स ऑन द केबल्स। ये क्या करता है, जो सिग्नल्स वीक हुए थे उसको रीजनरेट करेगा और उसको एम्पलीफाई कर देगा, राइट। नेक्स्ट डिवाइस मेरे पास आता है राउटर। सो राउटर क्या काम करेगा, अ राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, एनालाइज इट एंड ट्रांसमिट इट टू अदर नेटवर्क। तो राउटर का देखो बेसिकली क्या काम है, मैं आपको इसको पिक्टोरियल बताऊं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक नेटवर्क है। नेटवर्क समझते हो ना कि यहाँ पर आपस में ये सारे के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ये नेटवर्क 1 हो गया, ये मेरे पास नेटवर्क 2 हो गया, ये मेरे पास एक नेटवर्क 3 हो गया, ठीक है। बीच में जो राउटर्स है ना, राउटर 1, राउटर 2, ये अपने पास एक राउटिंग टेबल मेंटेन करके रखते हैं। ये अपने पास एक राउटिंग टेबल मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। उस राउटिंग टेबल में क्या होता है कि कौन सी डिवाइस कौन से नेटवर्क पर है और उसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज यहाँ से मेरे पास डेटा आया, इसने बोला कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को ये डेटा ट्रांसफर करना है, तो राउटर के थ्रू आ रहा है। अब राउटर देखेगा कि ये वाला जो आईपी एड्रेस मेरे पास आया ये कौन से नेटवर्क पर है, तो ये कौन से नेटवर्क पर है वो देखेगा, नेटवर्क 2 या नेटवर्क 3। उसने देखा ये नेटवर्क 3 पर है, ये आईपी एड्रेस जो सिस्टम है वो नेटवर्क 3 में है, तो ये जो डेटा है कहाँ पर दे देगा, नेटवर्क 3 पर दे देगा। फिर उस इंटेंडेड कंप्यूटर यानी कि डेस्टिनेशन पर वो पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर इसको नहीं पता कि यहाँ से पैकेट आया, डेटा आया, उसको पता नहीं है पर ये आईपी एड्रेस कहाँ पर है, कौन से नेटवर्क पर है, तो ये जो डेटा है ना वो उस राउटर को पास कर देगा, दूसरे राउटर को, जिसको पता होगा कि ये वाला एड्रेस कौन से नेटवर्क पर है, राइट। क्लियर हुआ। अब इसको प्रैक्टिकली देखो, सॉरी थियोरेटिकल देखो। राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, राउटर की बात हो रही है, ठीक है। डेटा रिसीव कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि कहां पर भेजना है, एंड ट्रांसमिट इट टू अदर नेटवर्क। अ राउटर कनेक्ट्स अ लैन टू द इंटरनेट। ये वाली पॉइंट पढ़ो। द राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू डिफरेंट नेटवर्क। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफर करेगा। रूट का मतलब ही क्या होता है कि पाथ प्रोवाइड करना, राइट। इफ द डेस्टिनेशन इज अननोन टू अ राउटर, उसको नहीं पता कि ये वाला कंप्यूटर जो डेस्टिनेशन एड्रेस है कौन से नेटवर्क पर है, इट सेंड्स द ट्रैफिक टू अनदर राउटर, फिर वो किसी और राउटर को भेजेगा जिसको वो डेस्टिनेशन एड्रेस उसका पता होगा। नेक्स्ट आता है गेटवे। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना कि अगर मुझे दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है ना, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, गेटवे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इसमें मेरे पास आता है नेटवर्क टोपोलॉजीज। अब नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होते हैं कि मेरे जो डिफरेंट कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड है ना, किस तरीके से कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 कंप्यूटर्स है। अब उन 4 कंप्यूटर्स को मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकती हूँ, उन 4 कंप्यूटर्स को मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकती हूँ, उन 4 कंप्यूटर्स को मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकती हूँ, मेरी चॉइस है। तो मैं उनको किस तरीके से कनेक्ट कर रही हूँ ना, वो आपका क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो बेसिकली वी विल स्टडी 4 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी। डेफिनेशन आ जाती है तो क्या लिखेंगे, टोपोलॉजी इज एन आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, कि मेरे पास एक नेटवर्क में कितने जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड है ना, दिस इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। सो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज हम पढ़ेंगे, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, और आई थिंक हम एक रिंग टोपोलॉजी भी कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है बस टोपोलॉजी। देखो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपकी जो बीच की ये वाली वायर देख रहे हो, दिस वन, this is known as the backbone cable,
इसको हम लोग कहते हैं बैकबोन केबल, ठीक है। बैकबोन मीन्स ये पूरी बस टोपोलॉजी की जान होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो भी डेटा ट्रांसफर होता है ना, ये सिर्फ बैकबोन केबल के थ्रू होता है। सपोज दिस सेंडर वांट्स टू सेंड डेटा टू दिस डेस्टिनेशन कंप्यूटर, तो वो बैकबोन के थ्रू होकर के जाएगा। पूरी एंटायर जितनी बैकबोन, जितनी ये केबल होगी, वहां पर डेटा ट्रांसफर होगा। ये देखेगा कि इसके लिए डेटा है, इसको पिक कर लेगा, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया? बस टोपोलॉजी। अब इसमें क्या है कि सारी की सारी नोड्स किससे कनेक्टेड होती हैं? वो आपकी जो बैकबोन केबल है, वायर है, उसी से कनेक्ट होती है। अगर किसी ने भी डेटा सेंड करना है दूसरे रिसीवर को, तो किसके थ्रू होकर के जाएगा? वो बैकबोन के थ्रू होकर के जाएगा, ठीक है। इसको एडवांटेजेस क्या है बस टोपोलॉजी के? इसको इंस्टॉल करना इजी है। इट रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ एंड हेंस इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ज्यादा केबल लेंथ की मुझे इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक नोड मेरे पास फेल हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क मेरा काम करना वहां पर बंद नहीं करेगा। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर वो जो बैकबोन वाली केबल है ना, उसी में फॉल्ट आ जाता है तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क जो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। और एक टाइम पर इसमें एक ही नोड जो अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये दो डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट आता है मेरे पास स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है मेरे पास? स्टार टोपोलॉजी में बीच में मेरे पास एक सर्वर होता है। इसमें मेरे पास बीच में एक सर्वर होगा जो हब या स्विच हो सकता है, और इससे बाकी सारे कंप्यूटर्स क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे, ठीक है। इस मेन सर्वर से बाकी सारे कंप्यूटर्स क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। सो अगर एक आधी नोड मेरे करप्ट कर जाती है तो पूरा नेटवर्क करप्ट नहीं करेगा। ये इसका एडवांटेज हो गया। और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये हब और स्विच ही करप्ट कर जाता है, कोई इसमें दिक्कत आ जाती है, तो क्या होगा? मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, राइट। अब इसमें आप देखो इसको स्टार टोपोलॉजी को, ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हब और स्विच से कनेक्ट होता है। अगर किसी नोड ने किसी दूसरे को सेंड करना है मैसेज, तो किसके थ्रू होकर के जाएगा? हब या फिर स्विच के थ्रू होकर के जाएगा, ठीक है। और इसको भी इंस्टॉल करना इजी है, जस्ट मुझे उससे सर्वर से कनेक्ट करना है। अगर किसी उसमें पीसी में यानी कि सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको डायग्नोस करना, पता लगाना इजी है। इफ वन लिंक फेल्स, तो पूरा नेटवर्क, अगर एक बार करप्ट हो जाती है तो पूरा नेटवर्क मेरा वहां पर काम करना बंद नहीं करेगा। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपका हब या स्विच ही फेल हो जाता है तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और इसमें जो केबल लेंथ है ना, बस टोपोलॉजी से थोड़ी सी ज्यादा लगती है। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास इसमें रिंग टोपोलॉजी। देखो रिंग आपकी सर्कुलर फॉर्म में होती है ना, ठीक है। इसी तरीके से आपकी ये टोपोलॉजी है कि सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है रिंग टोपोलॉजी के थ्रू, रिंग के फॉर्म में, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में चैन चैन खेलते थे ना स्कूल में रिसेस टाइम पर, पीटी पीरियड में, वही चीज है ये, ठीक है। उसमें क्या है कि एक का हाथ पकड़ के भागते थे, ठीक है। सो इसमें क्या है कि ये सारे आपस में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें जो डेटा है ना, वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है। तो एक तो कॉलिजन नहीं होगा डेटा का कि ठीक है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है डेटा। अब इसने अगर इसको डेटा सेंड करना है तो इसके थ्रू हो करके जाएगा, राइट। प्लस अगर देखो मेरे पास, सपोज करो अगर मेरे पास यूनिडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी है कि एक ही डायरेक्शन में डेटा जा रहा है, और सपोज इसने इसको भेजना है, इसने ये ऐसे नहीं भेज सकता, वो पूरा ऐसे होकर ही ये आएगा, ठीक है। सेकंड थिंग कि अगर मेरा एक सिस्टम खराब करना बंद कर गया, सपोज ये वाला सिस्टम काम करना बंद कर गया, तो मेरा एक तरीके से पूरा नेटवर्क स्टॉप है, क्योंकि एक रिंग तो वो डिस्टर्ब होगी ना वहीं पर, ठीक है। सो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? करप्ट हो जाएगा, फिर वो आगे मैसेज ट्रांसफर नहीं होएगा, राइट। और अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसका डायग्राम देखो, देखो ये वाली चीज तो आपकी स्टार टोपोलॉजी नहीं लग रही आपको, ये वाली चीज, ये आपकी स्टार टोपोलॉजी हो गई, ठीक है। और ये जो मेरी बैकबोन केबल है, ये किस में होती है? मेरी बस टोपोलॉजी में होती है, ठीक है। सो यहाँ से ये आपकी बस टोपोलॉजी हो गई। तो ये आपका कंप्लीट कॉम्बिनेशन क्या बन गया? आपका ट्री टोपोलॉजी का, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, अगर मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास ये पूरा का पूरा, देखो दो चीजें हैं। अगर ये वाली चीज ही करप्ट कर गई, दिस वन, इसको ध्यान से देखना, ये वाली, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आ गई तो पूरा सिर्फ ये वाला जो नेटवर्क है ना, ये करप्ट होगा, पूरा नहीं करप्ट होगा, बाकी डेटा ट्रांसफर होगा। वेरएज अगर मेरी ये जो बैकबोन वाली केबल है यही खराब हो जाती है, तो विद इन दिस नेटवर्क तो डेटा ट्रांसफर होगा, बट इसने इसको करना है बैकबोन के थ्रू, वो नहीं ट्रांसफर होगा फिर, राइट। अगर ये करप्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं, बाकी नेटवर्क में एज इट इज चलेगा, राइट। बट अगर आपकी जो बैकबोन वाली केबल है यही करप्ट हो गई है, तो एक नेटवर्क से यानी कि स्टार टोपोलॉजी यहाँ दूसरी जगह पर आपका डेटा ट्रांसफर
नहीं होगा। डन। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी देखो, मैश का मतलब क्या, सारा मैसअप होना, इसमें मैसअप ही है मैश टोपोलॉजी में। देखो हर एक सिस्टम बाकी दूसरे सिस्टम से कनेक्ट है। अगर आपको मैश टोपोलॉजी बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ये सपोज कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, इसको उठाओ, पहले इसको इन 3 से कनेक्ट कर दो, ठीक है, फिर लेट सपोज इसको उठाया, ये इससे कनेक्ट हो गया, इसको इससे कर दो, इससे कर दो, फिर ये वाला पिक करो, ये वाला इससे हो गया, इससे हो गया, इससे कनेक्ट कर दो, फिर ये वाला उठाओ, इससे हो गया, इससे हो गया, सभी से हो गया, ठीक है। सो ये आपकी क्या बन गई है यहाँ पर, मैश टोपोलॉजी। In this networking topology, each communicating device is connected with every other device. ये बाकी सबसे कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। अब देखो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को ये हैंडल कर सकते हैं। इतनी सारी वायर्स है ना इसमें, तो डेफिनेटली लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं। इसमें एक ही टाइम पर काफी सारा डेटा ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ये रिलायबल भी है, बिकॉज अगर एक आधी नोड खराब भी होगी ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो इतने सारे कनेक्शन से मैं कहीं पर भी अपना डेटा ट्रांसफर करा सकती हूँ। This is more secure as compared to other topologies because each cable between two nodes carries different data. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या, वायरिंग आपने देखा कितनी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। केबलिंग कॉस्ट हाई हो जाएगी क्योंकि वायर्स बहुत सारी हैं इसमें। देयर आर मेनी रिडंडेंट और अनयूटिलाइज कनेक्शंस भी होंगे, क्योंकि सपोज 5 मेरे पास पीसीए नेटवर्क मैश टोपोलॉजी के थ्रू, इतने सारे कनेक्शंस तो सारे यूज नहीं होंगे नेक्स्ट, तो काफी सारे आपके अनयूटिलाइज इसमें रह जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है इंटरनेट। अब इंटरनेट से तो देखो आप सभी लोग फैमिलियर हो, सब यूज करते हो दिन रात, ठीक है। अभी भी जो आप चीजें एक्सेस कर रहे हो, वीडियो देख पा रहे हो, कोई गूगल से या किसी भी सर्च इंजन से, इंटरनेट से कुछ भी एक्सेस कर पा रहे हो, तो किसकी हेल्प से कर पा रहे हो, इंटरनेट की हेल्प से। इंटरनेट इज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इसमें आपका क्या आ गया, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स, टेबल्स, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स, ये सारी की सारी चीजें आ गई, ठीक है। और अगर हम आज की डेट की बात करें तो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी है। पहले हम कहते ना स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट एसी, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट फैन, स्मार्ट लाइट, सब कुछ आजकल देखो कितने सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस स्मार्ट हो चुके हैं, ठीक है। यू नो व्हाट, जब हम छोटे थे ना, हम ऐसी चीजें सोचते थे जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं तो हम छोटे होते थे ना, तो लाइक कि भाई इतना सारा मुझे लिखना पड़ रहा है, टाइप करना पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं और वो अपने आप लिखा हुआ आ जाए। अब वो एक्चुअली वो चीजें एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। हमारे साथ साथ किसी और ने भी सोचा होगा, तभी ये एप्लीकेशंस बना करके है कि हम बोल रहे हैं और वो साथ में टाइप हो रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या होता था कि जैसे सपोज हम स्कूल से, बहुत गर्मी है, जून जुलाई का महीना, बहुत गर्मी है, हम लोग कहीं बाहर से आए, ऐसा हो कि बस हम घर पहुंचे और एसी चल जाए, ठीक है। तो क्या होता था, पहले तो भाई एसी खुद आके चलाना पड़ता था, या घर पे मदर को कॉल कर देते, हाँ भाई हमारे एसी ऑन करके रख दो। आजकल तो स्मार्ट एसीज हैं, ऐप डाउनलोड करो, अपना बाहर से आने वाले हो तो ऑन कर दो, तो आप घर आओगे तो आपको रूम ठंडा मिलेगा, ठीक है। सो स्मार्ट एसी, स्मार्ट फ्रिज, ये सारी चीजें भी आ चुकी हैं। किसकी हेल्प से हो रहा है, इंटरनेट की हेल्प से हो रहा है। द इंटरनेट इज इवॉल्विंग एवरी डे। कंप्यूटर्स आर आइदर कनेक्टेड टू अ मॉडेम थ्रू अ केबल और वायरलेस। देखो या तो वायर्ड कनेक्शन होगा मॉडेम के थ्रू, या फिर वो वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट टर्म इसमें मेरे पास आती है आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एक्सेस देते हैं, कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि आप इंटरनेट को एक्सेस कर सको, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, आपके पास एयरटेल का कनेक्शन है, तो जो एयरटेल कंपनी है ना, वो आपकी कौन हो गई, आईएसपी होगी, ठीक है। लेट सपोज आपने जियो फाइबर नेट लगवा रखा, तो ये जियो कंपनी आपकी आईएसपी हो गई, राइट। So ISP means an internet service provider is an organization that provides services for accessing the internet. अब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको वो मीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़नी है 4 एप्लीकेशंस पढ़नी है इंटरनेट की। कौन कौन सी, www, ईमेल, चैट और वीओआईपी। देखो वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है इंटरनेट की, नो डाउट। आप लोगों के जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है वो 4 मेंशन है, www, ईमेल, चैट एंड वीओआईपी। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग www से। www की फुल फॉर्म सभी को पता है, मुझे शायद लिखने की भी जरूरत नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब। और देखो डेफिनेशन आ जाए ना तो सिर्फ फुल फॉर्म मत लिख कर करो, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। वो तुमसे पूछते हैं व्हाट इज www, बेटा चाहे 1 मार्क्स में भी पूछा हो, आप सिर्फ यूं मत लिख के आओ कि www इज वर्ल्ड वाइड वेब। नो, डेफिनेशन पूछिए तो डेफिनेशन लिखो, फुल फॉर्म पूछिए तो फुल फॉर्म लिखो, राइट। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इसको जो टर्म है ना वर्ल्ड वाइड वेब, इसको डेवलप किया था इन पर्सन है, इनका नेम है सर टिम बर्नर्स ली, ठीक है। क्या नेम है, सर टिम बर्नर्स ली।
ठीक है, तो इन्होंने इन्वेंट किया था हमारा www को। तो www के देखो इंटरनेट पर जितने भी सारे वेब पेजेस हैं, बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस हैं, वेब रिसोर्सेज है, वो कहीं ना कहीं पर स्टोर है ना, सबका कलेक्शन आपका क्या होता है www। ठीक है, सो एक तरीके से इंफॉर्मेशन का जो भंडार है ना पूरी कनेक्टेड का, वो आपका क्या है www। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन stored in the form of trillions of interlinked web pages and web resources। तो अगर आपकी डेफिनेशन आती है व्हाट इज www, तो ये डेफिनेशन लिख कर क्या होगी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन stored in the form of trillions of interlinked web pages and web resources। ठीक है, द रिसोर्सेज ऑन द वेब कैन बी शेयर, इतने सारे रिसोर्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरे से, वो किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट करेंगे। ठीक है, सो इंटरनेट एक अलग चीज है, www एक अलग चीज है। www में जितने भी वेब पेजेस आपके स्टोर हैं, अगर आप उनको देख पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो, वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो सर टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में इन्होंने इन्वेंट किया था इस टर्म को, दैट इज www। अब जैसे ही www बना तो तीन चीजें और आ गई, दैट इज HTML, और इसमें आपके पास है HTML, HTTP एंड URL, ये तीन चीजें और आ गई www के अंदर। तो HTML क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, अगर मुझे अपने वेब पेजेस को डिजाइन करना है, बिल्कुल बेसिक चीज, अगर मुझे सिर्फ उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना है ना, तो आई कैन गो विद HTML। अगर मुझे एडवांस फॉर्मेटिंग करनी है, CSS यूज कर सकती हूँ, पेज को इंटरेक्टिव बनाना है, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट यूज कर सकती हूँ, बट अगर मुझे सिर्फ उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो HTML इज इनफ। HTML is used to design the standardized web page so that web content can be read or understood from any computer across the globe। अगर आप देखो सिर्फ HTML का यूज करके एक वेबसाइट बनाओगे, नो डाउट बन जाएगी, बट बहुत ही ज्यादा बोरिंग सी वो आपको वेबसाइट दिखेगी। उसमें एडवांस्ड फीचर्स लाने के लिए, उसको मजेदार बनाने के लिए मुझे CSS का यूज करना पड़ेगा। HTML में हमारे पास टैग्स होते हैं, लाइक मुझे कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना, मैं B टैग का यूज करूंगी। ठीक है, पहले तो आपके सिलेबस में HTML लैंग्वेजेस होती थी, आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। जिन्होंने पढ़ी है वो फेमिलियर होंगे कि टैग क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। टॉपर में HTML टैग लिखते हैं, फिर टाइटल टैग, हेड टैग, इस तरीके से U टैग से आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है, तो ये सारे इसमें हम लोग टैग्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आते हैं URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब URL क्या होता है, आपके वेब पर यानी कि इंटरनेट पर जितने भी वेब पेजेस स्टोर है ना, हर एक का यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम लोग बोलते थे URL। ठीक है, तो बेसिकली आप कुछ भी वेबसाइट पर वेब पेज ओपन करो, टॉप पर URL, एड्रेस बार में URL नहीं आता, वो URL ही होता है उसका। ठीक है, URL is a unique identifier to identify a resource located on the web। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने अगर सपोज गूगल ओपन किया यहाँ पर, ये कहाँ पर स्टोर है, ये एक URL है, राइट। सो यहाँ पर जो भी चीज लिखी हुई होगी ना एड्रेस बार में, ये उसका URL मींस कंप्लीट लोकेशन है कि वो आपका कहाँ पर स्टोर है। URL is sometimes also called a web address भी हम इसको बोल देते हैं। It is not only the domain name, सिर्फ डोमेन नेम नहीं है, बट उसके अलावा कंप्लीट एड्रेस है। डोमेन नेम तो सिर्फ छोटी सी होगी, लाइक ncrt.nic.in, वो तो छोटा सा डोमेन नेम हो गया, बट URL क्या है, कंप्लीट एड्रेस। देखो एग्जांपल देखो, लाइक अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये तो आपका डोमेन नेम हो गया। URL क्या है, ये कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। ठीक है, HTTP मेरा एक प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, HTTP मेरे पास क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है HTTP, दैट मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये क्या होता है कि HTTP क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब ही क्या होता है, जहां पर वो प्रोटोकॉल आ जाए तो दैट मीन्स सेट ऑफ रूल्स। It is a set of rules which is used to retrieve linked web pages across the web। कि आपको वेब से पेजेस को कैसे एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, वो सारे प्रोटोकॉल्स जो आपको फॉलो करना है वो आपका क्या होगा, HTTP। ठीक है, इट्स मोर सिक्योर एंड एडवांस्ड वर्जन इज HTTPS। एक HTTPS भी होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस मींस सिक्योर सॉकेट लेयर और आ जाता है इसमें। अब आप देखो कि कहीं पर भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको एक वो ग्रीन सा पैडलॉक सिंबल दिखता है, ग्रीन पैडलॉक सिंबल दिखता है एड्रेस बार में। ठीक है, सो दैट मींस आपका HTTPS है, सिक्योर वेबसाइट है, आप वहां पर अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मेरे पास डिफरेंस बिटवीन वेब एंड द इंटरनेट। देखो वेब तो क्या हो गया, कलेक्शन, वो सारे ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस का जहां पर वो स्टोर है। इंटरनेट क्या हो गया, जिसके थ्रू आप अपना वेब पेजेस को एक्सेस कर पा रहे हो, वो आपका क्या हो गया, इंटरनेट हो गया।
नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है ईमेल। अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा, अभी तक जो हमने पढ़ा दैट इज ये सारी की सारी चीजें ये हमने पढ़ा www के अंदर। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट पढ़ रहे हैं, उसमें अभी हमने सिर्फ www कवर अप किया, जिसमें हमने आगे HTTP HTML और URL करा, ठीक है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज एप्लीकेशन नंबर 2 पे, विच इज ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म सभी को पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इसको मुझे आई थिंक ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी को मैसेज सेंड करना हो, रिसीव करना हो, ईमेल के थ्रू कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, कितने भी लोगों को कर सकते हो, टेक्स्ट भी ऐड कर सेंड कर सकते हो, ऑडियो वीडियो इमेजेस फाइल कुछ भी आप अपना ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हो, ठीक है। और टू यूज ईमेल सर्विस आपका उस पर अकाउंट भी होना चाहिए, तभी आप सेंड कर पाओगे, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। कस्टमाइज्ड बिजनेस ईमेल एड्रेस भी आप लोग आजकल आ चुके हैं, लाइक आपके स्कूल का नेम है DAV पब्लिक स्कूल, तो DAV पब्लिक स्कूल के जितना स्टाफ होगा, जो भी ईमेल आईडीज होंगे उसकी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, लाइक स्वाति चावला @davpublicschool.com, इस तरीके से, राइट। फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर एन ईमेल यूजर, जो भी ईमेल यूजर है उसको क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है कि आप अपना फाइल्स अटैच कर सकते हो, कोई भी फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल, वीडियो फाइल, कुछ भी सेंड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट हो गई, इवन PDF फाइल्स हो गई। आप ईमेल को एज अ ड्राफ्ट भी सेव करके रख सकते हो कि चलो बाद में सेंड कर देंगे, अभी हमने हाफ लिखा है। मल्टीपल एड्रेसेस पर भेज सकते हो, ठीक है। ये चीज देखो, सेंडिंग द कॉपी ऑफ ईमेल एज कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक नहीं पता होगा, मैं आपको बताऊं CC और BCC में देखो क्या डिफरेंस होता है। जब भी हम किसी को मेल सेंड करते हैं ना, एक तो मेरे पास 2 लिखा हुआ आता है, एक CC लिखा होता है, एक BCC लिखा होता है, ठीक है। तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। BCC का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब डिफरेंस देखो क्या है इसमें। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की हॉलीडेज हुई, मुझे क्या करना है, आप लोगों को हॉलीडे होमवर्क मेल करना है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अगर मैं वो चीज CC के अंदर लिख दूं, आप सभी स्टूडेंट्स की मेल आईडी कॉमर्स करके CC में लिख दूं, तो जो मेरी क्लास में 30 बच्चे 30 की 30 को एक दूसरे की मेल आईडी दिखेगी, ठीक है। बट इफ आई वांट कि चलो आपकी जो मेल आईडीज है मुझे सिक्योर रखनी है, इवन यू डोंट वांट कि आपकी मेल आईडी बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लगे, आपने मुझे तो दे दी ट्रस्ट करके, तो मैं क्या करूंगी, आपको उन सबकी मेल आईडीज BCC फील्ड में लिख करके सेंड कर दूंगी। तो जब मैं BCC फील्ड में सेंड करूंगी ना, तो उससे क्या होगा, बाकी सबको नहीं पता लगेगा कि आपने वो मेल कहाँ कहाँ पर किस किस स्टूडेंट को किया, उनकी मेल आईडी क्या, ठीक है। सो अगर मुझे सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी है तो आई विल गो विद BCC। जनरली जब आप बड़े हो गए, आप अपना CV सेंड करोगे, जब जॉब ढूंढोगे तो एक टाइम पर एक जगह तो CV नहीं भेजोगे, सभी को भेजोगे, ठीक है। तो जब सभी को भेजोगे तो यहाँ पर मुझे CC में नहीं डालना है, BCC में लिखोगे, ठीक है। इवन मेरे पास कई बार ना कुछ स्टूडेंट्स के ईमेल आते हैं कि मैम हम आपके स्टूडेंट हैं, आपके थंबनेल को हम अच्छा बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, हमने वेब डिजाइनिंग का कोर्स किया, तो वो ये वाली पर्टिकुलर मेल सभी कंटेंट क्रिएटर्स को सेंड करते होंगे। तो अगर वो सब CC में लिख देते हैं मेल, तो हमारी ईमेल आईडी सभी के साथ शेयर हो जाती है, विच वी डोंट वांट, कि हम क्यों चाहे कि सब क्या पता लगे किस किस को सेंड किया। तो हमें वो चीज BCC में करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि एज अ प्रूफ मुझे पता लगे कि मैंने किस किस को सेंड किया, तो हम उसको CC में लिखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है मेरे पास, स्पैम मेल्स को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। फॉरवर्ड कर सकते हो अपना मेल, सिग्नेचर यानी कि फुटर लिख सकते हो कि जब भी मैं कोई मेल सेंड करूँ वो नीचे वो मेरा सिग्नेचर हमेशा रहे। नेक्स्ट है चैट करते हो हर रोज, ठीक है। दुनिया भर के IM इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, राइट। तो आप एक से ज्यादा लोगों से भी चैट कर सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो, रियल टाइम मीन्स आपका सामने वाला अगर ऑनलाइन है तो हाथों हाथ बात भी हो जाती है, चैट कर सकते हो, ठीक है, साइमल्टेनियसली। इमेज भी सेंड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो सब कुछ सेंड कर सकते हो इंस्टेंट मैसेंजर्स के थ्रू। ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल भी कर सकते हो, यही सब लिखना है जो आप व्हाट्सएप पर करते हो ना, वही सब लिखना है। स्काइप, याहू मैसेंजर, गूगल टॉक, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, चैटिंग। लास्ट इसमें मेरे पास आता है VoIP। VoIP मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो आप इंटरनेट का यूज करके कुछ कॉलिंग कर रहे हो ना, तो आपका VoIP हो गया, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कॉलिंग कर रहे हो, जैसे पहले होता था छोटे फोन में इंटरनेट जब नहीं चलते थे, नॉर्मल कॉलिंग होती थी, वहां पर आपका VoIP प्रोटोकॉल यूज नहीं होता था, ठीक है। आज की डेट पर अगर मैं बात करूं, आप टेलीफोन का यूज करके व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो, ऑडियो कॉल, तो वहां पर वीडियो कॉल होगा, तो आपका वहां पर VoIP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। दैट इज द वॉइस ट्रांसमिशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क रादर देन थ्रू द रेगुलर टेलीफोन नेटवर्क, राइट।
तो इसकी जो सर्विसेज हैं या तो फ्री या फिर वेरी नॉर्मल, वो जो इंटरनेट के चार्जेस हैं कैरियर, वही चार्जेस आप लोगों के लगते हैं। इंटरनेशनल कॉल्स देख लो ना, पहले हम लोग रिचार्ज कराते थे, कितने महंगे कॉल्स आते हैं, इसके पैक आते हैं रिचार्जेस के, इंटरनेशनल कॉल्स के। आप व्हाट्सएप के थ्रू करो, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि जब आप बात करो ना, तो आपकी जो कॉल की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है। अगर इंटरनेट की स्पीड बढ़िया है, आपकी कॉल अच्छी होगी, वॉइस ब्रेक नहीं होएगी, ठीक है। तो स्लो इंटरनेट कनेक्शन विल लीड टू पुअर क्वालिटी वॉइस कॉल। नेक्स्ट टॉपिक इसमें मेरे पास आता है वेबसाइट। अब देखो वेबसाइट क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। अब www पे मैंने आपको बताया दुनिया भर के वेब पेजेस स्टोर है, ठीक है। अब उसमें से जो वेब पेजेस रिलेटेड हैं वो आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, वो आपका हमने उसकी क्या बना दी, एक वेबसाइट बना दी। अब वेबसाइट यूजली या तो उसको साइट कहते हो सिंपल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड थ्रू हाइपरलिंक एंड सेव्ड ऑन अ वेब सर्वर। एक सर्वर पर स्टोर है। अब सपोज मेरे एक वेबसाइट है, तो उसमें सारे पेजेस मेरे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे। मेरे स्कूल की वेबसाइट है तो सारी की सारी चीजें मेरे स्कूल से रिलेटेड होंगी, ठीक है। अब विजिटर नेविगेट्स फ्रॉम वन पेज टू अनदर बाय क्लिकिंग ऑन द हाइपरलिंक। वेबसाइट में हाइपरलिंक गिवन होते हैं, बिना हाइपरलिंक तो कोई वेबसाइट बनती ही नहीं है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर मैं क्लिक करके पहुंच सकती हूँ। और उसके बाद आता है फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी की वेबसाइट है, तो उसमें सारे के सारे पेजेस एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे। उसकी टेक्स्ट बुक्स हो गई, सिलेबस हो गया, किसी वेब पेज पर उसके इवेंट हो गए, इमेजेस हो गई, ये सारी चीजें। पर्पस ऑफ अ वेबसाइट, अगर सपोज आपको एक वेबसाइट बनानी है तो आप पहले ये तो बताओ कि वेबसाइट बना क्यों रहे हो, कोई ना कोई पर्पस तो होगा। तो पर्पस क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है ना, वो आप सभी तक पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। टू मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पीपल एट लार्ज, कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान का भंडार है, वो आप लोग सभी के साथ भेजना चाहते हो, सभी के पास भेजना चाहते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरे पास आता है इसमें और क्या पर्पस है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट भी सेल करना है, तो भी आप सपोज आपने अपना घर पर रहकर कुछ आयुर्वेदा टाइप का प्रोडक्ट बनाया, आप चाहते हो कि लॉन्च कर दो, सभी को मैं सेल कर सकूं, आप अपनी एक वेबसाइट बनाओ, अपना प्रोडक्ट उस पर डाल दो, सेल स्टार्ट। उसके बाद पोस्टिंग और फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, आपको इन्फॉर्मेशन कुछ पोस्ट करनी है, एक दूसरे से बात करनी है, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, स्टडी पर्पज के लिए बना रहे हो, तो इस तरीके से आप लोग अपना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आजकल तो काफी सारी इवन एआई जनरेटेड भी आ गए हैं कि आप एआई के थ्रू यूज करके अपना वेबसाइट बहुत ही जल्दी क्रिएट कर सकते हो। एआई से पहले भी काफी सारे टूल्स थे जो आपकी वेबसाइट जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती थी, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास आता है वेब पेज। अब देखो वेब पेज क्या, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑन www दैट इज व्यूड इन अ वेब ब्राउजर। इतने सारे जो वेब पेजेस है, मतलब इंटरनेट पर आप कुछ भी सर्च करो, जो भी पेज ओपन होता है एक्चुअल में है क्या, वेब पेज ही तो है वो, दैट इज व्यूड इन अ वेब ब्राउजर पर हम लोग उसको देखते हैं। सो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वेब पेज का, वो किसके थ्रू क्रिएट होता है, HTML, और एडवांस करना हो तो CSS और ऐड ऑन कर दो, आपका एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो वेब पेज होता है वेबसाइट का पार्ट होता है, मीन्स ये वेबसाइट है, उसमें काफी सारे वेब पेजेस हैं, तो वेब पेजेस इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट का पार्ट हो गया। और जो आप वेब पेज बनाते हो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी चीज हो सकती है। Program codes called scripts are used to define the manner in which the page will behave on different action। देखो हमारे वेब पेज में हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करके अपने पेज को इंटरेक्टिव भी बना सकते हो। इंटरेक्टिव मतलब कि आप यूजर से इनपुट ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर दीजिए, नीचे आपने वो बना दिया पूरा, ठीक है, बॉक्स। तो जैसे वो सेंड पर क्लिक कर आपके पास मेल आ रहा है। या फिर एनी क्वेरी आप लोगों ने बोला, ठीक है, या फिर मेरे को स्कूल की वेबसाइट है, मैंने कोई वैकेंसी निकाली किसी पोस्ट के लिए, और मैंने बोला कि अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिए उस वेबसाइट पर जा करके। सो दैट मीन्स मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ ना, तो ये आपकी सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के थ्रू होता है बेसिकली। जावा स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा यूज होती है, वीबी स्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी हम लोग यूज करके अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं। जैसे फॉर्म वगैरह फिल करते हैं उसमें सब हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आ गया होम पेज। अब होम पेज क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज, आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करी, वेबसाइट ओपन करते जो सबसे पहले मेरे पास फ्रंट पेज ओपन होता है, वो आपका कौन सा होता है, होम पेज। और होम पेज में आपके पास लिंक होते हैं बाकी सभी वेब पेजेस के। इट जनरली कंटेन्स इंफॉर्मेशन एंड लिंक्स टू ऑल रिलेटेड वेब पेजेस। अब जो आपके वेब पेजेस हैं वो स्टैटिक भी हो सकते हैं, डायनामिक भी हो सकते हैं। स्टैटिक मतलब कि आपका जो कंटेंट है ना वो फिक्स रहेगा हर एक यूजर के लिए, चाहे उसको कोई भी ओपन करे, तो वो आपके स्टैटिक वेब पेज होते हैं। इट इज द वन हुज कंटेंट ऑलवेज रिमेन्स स्टैटिक। जब तक मैं खुद से, मीन्स जिसकी वो वेबसाइट है, वो खुद से अपने वेबसाइट में चेंजेस ना करे, तब तक वही सेम कंटेंट सभी लोगों को दिखेगा।
वो आपकी होती है स्टैटिक वेबसाइट यानी कि स्टैटिक वेब पेज। डायनामिक वेब पेजेस कौन से होते हैं? जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इसमें तो आपने क्या, स्टैटिक में सीधा क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने देखा और अपना रिस्पॉन्स कर दिया। डायनामिक वेब पेजेस क्या, कंटेंट ऑफ द वेब पेज कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूजर, कि अलग अलग यूजर ओपन कर रहे हैं, कंटेंट अलग अलग ओपन हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल है जैसे आप लोगों का बैंकिंग वेबसाइट पे हम लोग लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों का क्या हो गया, डायनामिक वेब पेज हो गया। मैं लॉगिन कर रही हूँ तो मेरा डैशबोर्ड ओपन होगा, आप लॉगिन कर रहे हो तो आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। और फॉर एग्जाम्पल हम लोग डिफरेंट स्टेट में रहते हैं, स्टेट की न्यूज देख रहे हैं, स्टेट का टेम्परेचर वेदर फोरकास्ट देख रहे हैं, तो वो सब डायनामिक वेब पेजेस है, राइट, कि जिसमें आपका क्या है कि अलग डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मीन्स उसी से रिलेटेड, आपको आपसे रिलेटेड, मेरे को मेरे से रिलेटेड। द डिफरेंस इन कंटेंट मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट चॉइसेस मेड बाय द यूजर। सॉरी, चलिए नेक्स्ट मेरे पास आता है, इसमें ये इसके प्रोसेस है कि जैसे कोई HTTP रिक्वेस्ट आई तो ये सर्वर क्या करेगा, एक एप्लीकेशन को कॉल करेगा, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा अपने प्रोग्राम को, आउटपुट देगा, फिर या एंड में आपका क्या करेगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब अगर एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज में, क्या लिखोगे, आपका जो स्टैटिक वेब पेज है, पेज विल रिमेन सेम अंटिल समवन चेंजेस इट मैनुअली। समवन मतलब जिसने वो वेबसाइट क्रिएट की है, जब तक वो खुद से चेंजेस नहीं कर देते वो आपका स्टैटिक वेब पेज एज इट इज रहेगा। डायनामिक वेब पेज मतलब कंटेंट ऑफ पेजेस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट विजिटर्स। इसको याद रखना, सपोज आपने जीमेल पर लॉग इन किया तो आपको अलग मिलेगा, मैंने लॉग इन किया मेरे को अलग मिलेगा डैशबोर्ड पर। स्टैटिक वेब पेजेस सिंपल होते हैं, इसको क्रिएट करना भी इजी है। डायनामिक वेब पेजेस आपके कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। स्टैटिक वेब पेजेस में ऐसा नहीं है कि रोज रोज इन्फॉर्मेशन बदल रही है, डायनामिक वेब पेजेस में इन्फॉर्मेशन रोज क्या विद इन सेकेंड्स और विद इन बदलती रहती है, ठीक है। अगर मुझे इसको क्रिएट करना हो या ओपन करना हो टाइम कम लगेगा, डायनामिक में आपका टाइम ज्यादा लगेगा लोड होने में। स्टैटिक वेब पेजेस के लिए डेटाबेस की जरूरत नहीं होती, डायनामिक वेब पेजेस के लिए आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। और अगर मैं बात करूं उसकी लैंग्वेजेस की, तो स्टैटिक वेब पेजेस में आपका HTML से काम चल जाएगा, इंटरेक्टिव बनाना हो तो जावास्क्रिप्ट यूज कर लो, CSS यूज कर लो। डायनामिक वेब पेजेस के लिए देखो CGI, AJAX, ASP, ASP.NET, ये सारी लैंग्वेजेस मुझे आनी चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास आता है वेब सर्वर। अब देखो वेब सर्वर क्या होता है, जिसमें आपकी वेब बहुत सारा कंटेंट, सारा का सारा जो डेटा स्टोर होता है ना, बेसिकली वेब सर्वर पर स्टोर होता है। अगर मैं खुद की एक वेबसाइट भी बना रही हूँ तो मुझे पहले सर्वर पर स्पेस लेना पड़ता है कि जहां पर मैं अपना सारा का सारा डेटा स्टोर करूंगी। तो बेसिकली वेब सर्वर इज यूज्ड टू स्टोर एंड डिलीवर द कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट टू क्लाइंट सच एज ब्राउजर दैट रिक्वेस्टेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया वेब सर्वर जो है ना आपका एक्ट एज अ हार्डवेयर, या फिर जो आपका वेब सर्वर है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास एक एरर 404 आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है। काम करते करते आपको एरर 404 मिलता है ना, इसका मतलब देखो क्या एरर 404 कि देखो दो चीजें, फॉर एग्जाम्पल वेब ब्राउजर ने यानी कि क्लाइंट मशीन ने सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करी किसी वेब पेज को देखने की। अगर वो वेब पेज उसको उसके डेटाबेस में मिल जाता है, वेल एंड गुड, वो रिस्पॉन्ड सेंड कर देगा। अगर वो वेब पेज हो सकता है किसी ने डिलीट कर दिया और सर्वर पर अपडेट ना हुआ हो, उस टाइम पर उसको वेब पेज नहीं मिला डेटाबेस पर, तो वो क्लाइंट को एरर 404 सेंड कर देगा मैसेज, ठीक है। इसका मतलब है कि जो वेब पेज आप देखना चाहते हो वो फिलहाल सर्वर पर अवेलेबल नहीं है। The web browser from the client computer sends a request for a page containing desired data, जो आपको डेटा चाहिए, मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी, जो वेब सर्वर है उसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा, इंटरप्रेट करा, सर्च करा अपने डेटाबेस में जो ब्राउजर की रिक्वेस्ट आई थी, तो द रिक्वेस्टेड वेब पेज इज देन डिस्प्लेड इन द ब्राउजर ऑफ द क्लाइंट। अगर वो वेब पेज अवेलेबल है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इफ द सर्वर इज नॉट अवेलेबल टू लोकेट द पेज, अगर वो वेब पेज सर्वर को नहीं मिलता है तो इट सेंड्स अ पेज कंटेनिंग द एरर मैसेज 404 पेज नॉट फाउंड। तो क्लाइंट की मशीन पर 404 वाला एरर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है होस्टिंग अ वेबसाइट। अब होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने अपनी खुद की वेबसाइट बना ली, बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई, अब जब तक आप उसको पब्लिश नहीं करोगे, लाइव नहीं करोगे, वो किसी काम की नहीं, वो आपको अर्निंग भी नहीं देगी। तो मुझे अपनी वेबसाइट को होस्ट करना पड़ता है। होस्ट मीन्स मुझे सर्वर पर स्पेस लेना है और उसको लाइव पब्लिश करना है, सो दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड वो आपकी जो है यूजर्स उसको देख सके। वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट अलाउज अस टू पुट अ वेबसाइट ऑन टू द इंटरनेट पर मैं लेकर के आऊंगी एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, फिर वो वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट बन जाएगी, बिकॉज वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर हैं।
इतने सारे वेब पेजेस है, तो आपकी वेबसाइट में भी जो वेब पेजेस है वो सारे कहाँ चले जाएंगे, www पे। वंस अ वेबसाइट इज क्रिएटेड we need to connect it to the internet so that users across the globe can access। आपने एक बार वेबसाइट क्रिएट कर दी, फिर मुझे उसको इंटरनेट पर लेकर के आना होता है सो दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग उसको देख सके। अब देखो मेरे पास जो है ना वेबसाइट को होस्ट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो है ना मुझे वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर लेना पड़ेगा जो मुझे सर्वर में स्पेस देगा। अब काफी सारे आते हैं, होस्टिंगर आता है, कुछ में आपका इनबिल्ट सर्वर होता है। लाइक अगर आप बात करो वर्डप्रेस में भी क्रिएट करो तो भी मैं होस्टिंगर से अपना स्पेस ले सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे सर्वर पर स्पेस चाहिए, प्लस डेटाबेस, सारी चीजें देखूंगी उसमें डेटाबेस का क्या साइज, स्टोरेज कैपेसिटी है, बैंडविड्थ की क्या स्पीड है, डेटा बैकअप कितना हो सकता है, फायरवॉल सपोर्ट है, ईमेल सर्विसेज है, सारी चीजें। सर्वर पर स्पेस ले लिया, उसके बाद मैं अपने डोमेन नेम देखूंगी विच बेस्ट सूट आवर रिक्वायरमेंट। फिर मैं अपने डोमेन नेम को रजिस्टर कराऊंगी। डोमेन नेम यही आप होगी ना .com .in .edu ये सारे, ठीक है। वंस वी गेट वेब स्पेस, स्टेप 1 में वेब स्पेस मिल गया था, फिर उसके बाद डोमेन नेम मिल गया, फिर मैं लॉगिन आईडी क्रिएट लॉगिन्स विद अप्रोप्रिएट राइट एंड नोट डाउन द आईपी एड्रेस मिल जाएगा डोमेन नेम मिलता है टू मैनेज द वेब स्पेस। अपलोड द फाइल्स इन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड फोल्डर्स ऑन द एलोकेटेड स्पेस। आपको जितनी भी फाइल्स है ना वहां पर जो अपलोड करोगे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सर्वर पर रखनी होती है, ठीक है। फिर गेट डोमेन नेम मैप्ड टू द आईपी एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर। ये सारे बेसिकली 5 स्टेप्स रहते हैं आप लोगों के होस्टिंग का वेबसाइट में। नेक्स्ट मेरे पास आता है डीएनएस। अब देखो डीएनएस क्या होता है। जब हमारे पास आपको मैं बताऊं, पहले टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, सबके नंबर्स याद रहते थे, ठीक है। आप लोगों के पेरेंट्स को, इवन अगर मैं बात करूं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, ठीक है, उनको अभी तक भी काफी सारे नंबर्स जुबानी याद है, ठीक है। देखो फैमिली मेंबर्स का तो हमें होता ही है, चाहे कोई कितना ही कह लो कि कितना भी नोट डाउन करके रख लो, बट फादर मदर सिस्टर इनका तो हमें ध्यान रहती है। बात करो फ्रेंड सर्कल की, बहुत सारी फ्रेंड्स है, सबका फोन नंबर नहीं ध्यान रहता है, ठीक है। बट अगर हम कुछ बड़े लोगों की बात करूं, काफी सारे नंबर जबानी याद रहते हैं, या फिर हम डायरेक्टरी टेलीफोन डायरेक्टरी बना करके रखते थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर का मेरे पास एक आईपी एड्रेस था। उन आईपी एड्रेस के नेम से, आईपी एड्रेस से याद करना हर एक सिस्टम को मुश्किल था, राइट। हर एक वेबसाइट की मैं बात करूं, सिस्टम का तो है ही, वेबसाइट का भी आईपी एड्रेस होता था, ठीक है। सपोज google.com का 201.162.178.072 ऐसे करके, तो वो याद करना मुश्किल है, ठीक है। उसकी बजाय मेरे पास ना आईपी एड्रेस को मैप करा दिया हमारे डीएनएस की। मैंने हर एक वेबसाइट की जो एड्रेस है ना उसको नेम दे दिया। इसको हम डीएनएस बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। इट इज अ सर्विस दैट डन्स द मैपिंग बिटवीन द डोमेन नेम एंड द आईपी एड्रेस। डोमेन नेम और आईपी एड्रेस की जो मैपिंग करा दी गई ना, दिस इज नोन एज द डीएनएस नेमिंग सिस्टम। व्हेन द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज एंटर्ड इन द ब्राउजर, आपने ब्राउजर में वेबसाइट का एड्रेस डाला, राइट, google.com, तो डीएनएस क्या करेगा, उसका आईपी एड्रेस देखेगा सर्वर पर और फिर अपना जो है रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, राइट। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है ब्राउजर। अब ब्राउजर देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको इंटरनेट चलाना, आप एक विंडो ओपन करते हो ना, चाहे आप गूगल क्रोम चलाओ, चाहे मोजिला फायरफॉक्स चलाओ, चाहे ओपेरा मिनी चलाओ, ये सब आपके वेब ब्राउजर है। अब वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर विच गिव्स यू एक्सेस टू द वेब पेजेस, जिसके थ्रू आप अपना वेबसाइट या फिर वेब पेजेस अपना ओपन कर सकते हो, ठीक है। अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स अस टू व्यू द वेब पेजेस, जिसके थ्रू आप अपना वेब पेजेस देख सकते हो। गूगल को आप वेब ब्राउजर में मत लिखना, गूगल इज योर सर्च इंजन। अगर एग्जाम्पल आता है वेब ब्राउजर का लिखने को, तो आप क्या करोगे, गूगल नहीं लिखोगे, गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स और जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन आती है, व्हाट इज अ वेब ब्राउजर, इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स अस टू व्यू द वेब पेजेस। 2 मार्क्स में आ जाए तो ये लाइन और लिख देना। It helps us to view the data or information that is retrieved from various web servers on the internet। जो भी इंटरनेट से आपने वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव किया, वो सारी की सारी आपको कहाँ दिखेगी, वेब ब्राउजर पर दिखेगी। एग्जाम्पल्स हो गए वेब ब्राउजर के, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, गूगल क्रोम, ओपेरा, एप्पल सफारी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वेब ब्राउजर के। Did you know कि Mosaic was the first web browser developed by the NCS, National Center for Supercomputing Application। तो फर्स्ट वेब ब्राउजर जो हमारा बना था वो कौन सा था, Mosaic। दैट वाज अ कंप्लीटली टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर था वो, राइट। नेक्स्ट आता है ब्राउजर की सेटिंग्स। आपको पता ही है हर एक ब्राउजर की सेटिंग्स होती है कि आपका प्राइवेसी आपने सेट करना हो, सर्च इंजन के प्रेफरेंसेस है, डाउनलोड ऑप्शन है कि आप फाइल डाउनलोड करो तो कहाँ पर सेव हो, ऑटो सिग्नेचर, ऑटो कंप्लीट फीचर, ये सारी सेटिंग्स कहाँ पर आती है। कोई भी ब्राउजर विंडो ओपन करोगे ना,
यहाँ पर क्लिक करोगे, बॉटम पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी तो आई थिंक मेरा वेबकैम आ रहा होगा पीछे। बॉटम पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर आप ऑप्शन को ओपन करके अपनी सारी की सारी सेटिंग्स एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसमें मेरे पास आता है एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स। ठीक है, अब देखो ये दोनों ही टूल्स जो है ना आपके जो ब्राउजर की फंक्शनैलिटी उसको एनहांस करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए, एड-ऑन्स और प्लगइन्स। एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स आर द टूल्स that help to extend and modify the functionality of the browser। आपके ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करता है। ठीक है, परफॉर्मेंस को बूस्टअप करेगा। पहले प्लगइन देखो क्या होता है। अब आपने देखे कई बार आप नेट पर कोई भी वीडियो चलाते हो तो वो आपको कहते हैं कि एडोब फ्लैश प्लेयर इज रिक्वायर्ड टू प्ले दिस वीडियो, सो दैट मीन्स वो आपको प्लगइन इंस्टॉल करवा रहा है। ठीक है, अब प्लगइन इज अ कंप्लीट प्रोग्राम है, अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम, और मे बी अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हो गया। फॉर एग्जाम्पल फ्लैश एंड जावा आर प्लगइन्स। जावा का भी आता है कि जावा इज नेसेसरी टू इंस्टॉल दिस। अ फ्लैश प्लेयर इज रिक्वायर्ड टू प्ले अ वीडियो इन द ब्राउजर, कि अगर आपको ब्राउजर में वीडियो प्ले करनी है तो आपके पास फ्लैश प्लेयर का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल होना चाहिए। अ प्लगइन इज अ सॉफ्टवेयर, प्लगइन इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन द होस्ट कंप्यूटर, आप लोगों के सिस्टम पर इंस्टॉल होगा और ब्राउजर उसको यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो एड-ऑन्स क्या होता है। इट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम, वो अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम नहीं। एक्सटेंशन वर्ड सुना है ना आप लोग, एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हो, एक्सटेंशन ही आपकी क्या होती है, एड-ऑन्स होती है। ठीक है, सो एन एड-ऑन इज नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम एंड इज यूज्ड टू एड ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी टू द ब्राउजर। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एक्सटेंशन इन सम ब्राउजर्स। ठीक है, एडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ अ साउंड एंड ग्राफिक्स कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एन एड-ऑन। अगर आपको अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को एनहांस करना है, परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है, तो हम जनरली एड-ऑन्स एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म इसमें मेरे पास आती है, दैट इज कुकीज। कुकीज की डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखोगे? अ कुकी इज अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग अ स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज ट्रांसफर्ड बाय द वेबसाइट टू द ब्राउजर वी ब्राउज इट। देखो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कुकीज एक टाइप की टेक्स्ट फाइल होती है जो आप लोगों के सिस्टम पर, यानी कि जहां पर ब्राउजर है ना, क्लाइंट सिस्टम है, वहां पर ये स्टोर होती है। ठीक है, आपने कौन सी वेबसाइट ओपन करी, कहां पर गए, किस टाइम पर गए, क्या लोकेशन थी, क्या एड्रेस था, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना आपके सिस्टम में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ कुकी, एक फाइल की फॉर्म में। अ कुकी इज अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग द स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है, विच इज ट्रांसफर्ड बाय द वेबसाइट टू द ब्राउजर व्हेन वी ब्राउज इट, वो ब्राउजर को ट्रांसफर होती है। कभी भी देखना कोई वेबसाइट आपने फर्स्ट टाइम ओपन करा, लोड होने में ज्यादा टाइम लगेगा। एक दो बार ओपन कर लिया आपने, फिर कुकीज की फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है आपके सिस्टम पर, तो आप उसको ओपन करोगे फटाफट से ओपन होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको रीलोड होने में फिर कम टाइम लेगा। कुकीज आर यूजुअली हार्मलेस नहीं होती है, बट दे कांट एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द, आपकी हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, ना कि वो वायर्स वगैरह स्प्रेड करती है। इट इज द ब्राउजर ऑन आवर कंप्यूटर विच स्टोर्स एंड मैनेजेस द कुकीज। और कई बार कुछ कुकीज हार्मफुल भी होती है, तो आप उसको टाइम टू टाइम, हम कहते हैं ना कुकीज को, कैच फाइल्स को रिमूव करते रहो, तो हम अपनी कुकीज को डिसेबल भी कर सकते हैं अपना प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स में जा करके, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस कंप्यूटर नेटवर्किंग। आई थिंक मैंने आपको जो स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था ना कि आपका जो कंप्यूटर नेटवर्किंग का चैप्टर है बहुत इजी और स्कोरिंग है, तो ऑब्वियस आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कम ऑन बेटा, हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, बिकॉज आप लोगों के जो कमेंट्स पढ़ने में ना मुझे बहुत मजा आता है, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूं। तो मेक श्योर बच्चों कि आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट सेक्शन भर करके जा रहे हो वीडियो कैसी लगी है, और जितने व्यूज है ना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उतने लाइक्स वीडियो पर जरूर होने चाहिए। एग्जाम टाइम में देख रहे हो तो वीडियो सभी के साथ शेयर जरूर कर देना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज वेल। बाय बाय।